तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर पर। ये बहुत ही खास चैप्टर है। इससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये अपने आप में ह्यूमन फिजियोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर है। जब हम इस पर बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से सीखने को मिलता है। आपको बता दें, हमारी लाइफ जितनी भी अलग अलग परिस्थितियों से गुजरती है, वो सब कुछ, वो सारी मुश्किलें हमारे बॉडी के भीतर भी हो रहा होता है। हमारे फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के भीतर भी बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं, लेकिन ब्रेन उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। यानी हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारे पूरे बॉडी के हर एक फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। और आप जान लें कि अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा तभी कोई फंक्शन बेहतर हो सकता है। आप जानते होंगे, जिस किसी भी पर्सन में पैरालिसिस का अटैक आ जाता है तो उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन को कर नहीं पाते हैं। तो आपको समझना होगा कि नर्वस सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी होता है। नर्वस सिस्टम, और इसमें एक हेड पार्ट होता है जो उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और अगर ये चीजें ना हो तो हम बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसको एक छोटे से लेवल पर मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर हमें कई अलग अलग लेवल पर भी सीखने को कहता है, बताता है। जैसे कि अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जानते हैं ना कि आज की डेट में हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। जैसा हमारे अपने बॉडी के भीतर नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन करता है, ऐसे ही तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे कामों को कोऑर्डिनेट करके ही तो पूरा करते हैं। जैसे हमें आपको पढ़ाना है तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। इसमें हमारे एक सीईओ हैं जो इस पूरे फंक्शन को गाइड करते हैं। इसमें मेरा पढ़ाना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे ज्यादा इसको प्रॉपर तरीके से फंक्शनल बनाना जरूरी है। और आप तक, यानी इफेक्टर तक उस चीज को पहुंचाना, आपकी समस्या को सुनना, इसके लिए क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है। जैसे कि हमारे इस पूरे लर्नर के प्लेटफॉर्म में, हमारे नीट प्रेप का जो पूरा अपना प्लेटफॉर्म है, इसमें एक पूरा सिस्टम काम करता है। हम तो बस एक छोटा सा माध्यम होते हैं जो आपको दिखते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। तो ये पूरा नेक्सस जो है, ये अगर ना हो तो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में बदली हुई परिस्थितियों में, बदली हुई कंडीशंस में कैसे क्या क्या परिवर्तन करने हैं, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? जो बॉडी का सेंटर्ड पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देने के बाद बाकी सारी जो चीजें हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हमें यहां पर इन्हीं के बारे में समझना है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे नर्वस सिस्टम काम करता है और इसका बेसिक यूनिट कौन है। तो आगे चल करके हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। और आपको बता दें, एक छोटे लेवल पर न्यूरॉन्स के फंक्शन से हमारी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो जाता है। मैं यहां पर बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी हम अपनी बॉडी में हम न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, उसमें बहुत सारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी बहुत बड़ा हिस्सा इस न्यूरल कोऑर्डिनेशन में खर्च होता है। आपने खुद भी देखा होगा, मम्मी पापा जो आपको पैसा देते हैं, उसमें बहुत बड़ा पैसा आपका किस में खर्च होता है? मोबाइल पे, इंटरनेट पे। क्यों? क्योंकि आप कोऑर्डिनेट एक दूसरे से करना चाहते हैं और इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी लगती है, पैसा लगता है। यहां तक कि आप देखेंगे कि एटीपी का 30% जो एनर्जी होती है वो इसी तरीके की कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए होती है। क्यों जरूरी है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर नर्वस सिस्टम ना होता तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। अगर नर्वस सिस्टम ही है जो बताता है कि हमें यहां पर चोट लगा है या चोट लग रहा है, तो हम तुरंत अपने हाथ को हटाते हैं। नर्वस सिस्टम नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो इसीलिए जरूरी है इसके कोऑर्डिनेशन को समझना, इसके बारे में जानना। चलिए देखते हैं कैसे बॉडी कोऑर्डिनेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो दो अलग अलग सिस्टम से ये पूरी होती है हमारी बॉडी में। एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट करता है और एंडोक्राइन सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट करता है, दोनों के काम करने के तरीके में अंतर होता है। जैसे अचानक आपके ऊपर किसी ने कोई आकर के कोई ऐसी भी प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए किसी ने आकर के हल्का सा पिन चुभ दिया, तुरंत आपको एक्शन लेना है कि अपना हाथ हटाना है। तो ये क्या है? क्विक एक्शन जो नर्वस सिस्टम कर रहा है। और आपने खाना खा लिया,
खाना खा लिया, अब हुआ क्या, बॉडी में ग्लूकोज अचानक बढ़ा, अब इसको कोऑर्डिनेट करना है। आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ा और भी दूसरे अमीनो एसिड्स बढ़े, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो विद इन नॉर्मल लिमिट रहे, बने, तो इसके लिए कौन काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम करते हैं। आपको पता होगा इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो किस लिए रिलीज होते हैं, वो भी तो कोऑर्डिनेट ही करते हैं ना, ग्लूकोज के भंडार को, ग्लूकोज के रिसोर्सेस को। ऐसे ही आपने फास्टिंग कर लिया है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, क्या होगा, फिर से लीवर से क्या किया जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्यों, ताकि बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं सेल की अपनी एक लिमिट होती है, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, लेकिन जितनी चाहिए उतना ही देना है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज ज्यादा है तो मैं कह दूंगा ज्यादा रख लो, कम है तो भाई कम में काम चला लो, ऐसा नहीं होता है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स लीवर में, स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज के एक्सेस को रखते हैं। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो जितना जरूरी है उतने ही ब्लड के सर्कुलेशन में भेजते हैं। जब ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है तो क्या होता है, बीमारी होती है। कौन सी, डायबिटीज मेलिटस। तो ये बीमारियां क्यों होती हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है जो एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से होता है। तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के दो तरीके हैं और ये कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा जरूरी होता है कि सर्वाइवल पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है। और मैं आपको बता दूं कि एंडोक्राइन सिस्टम का अगर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है तो इंसान धीरे धीरे मरता है। जैसे डायबिटीज मेलिटस, ये भी तो एक मौत है जो आप हर दिन देखते हैं कि धीरे धीरे करके मौत आती है। और अगर यही नर्वस सिस्टम को अचानक अगर उसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, मान लीजिए ब्रेन का कनेक्शन अगर आपकी बॉडी से कट गया, क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो सकता है इंसान। और ज्यादा अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं इसका एक्शन क्विक है और इसका एक्शन स्लो है। तो यहां पर नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे नर्व्स कैसे इंपल्स को भेजते हैं, कैसे एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर इंपल्स को भेजने के लिए एक साइनेप्स होता है, वहां से कैसे पहुंचेगा, ये एनसीईआरटी ने इन पॉइंट्स को मेंशन किया है। मैं चाहता हूं कि बस आप इसको देखें और आप विश्वास रखें कि ये चीजें होती हैं और इसको आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कैसे होती हैं। यहां पर हम रिफ्लेक्स एक्शन को भी देखेंगे। तो हम बात करेंगे नर्व इंपल्सेस के ट्रांसमिशन के बारे में, उसके साइनेप्स से कंडक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। हम इन सारी चीजों को बात करेंगे, लेकिन पहले इस बात को कि नर्वस सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, इसको जीरो से हम स्टार्ट करें। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको फिर से एनिमल किंगडम की ओर चलना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी और हमारी लाइफ तक नर्वस सिस्टम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको जानने के लिए हमें एनिमल किंगडम में वापस चलना होगा। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूं। आप देखेंगे कि एक यूनिसेलुलर अमीबा जिसकी पूरी लाइफ प्रोसेस इसी सिंगल सेल में खत्म हो जाती है, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। अगल बगल कोई और अमीबा है तो उससे कोई मतलब नहीं है कोई कोऑर्डिनेशन करने की। लेकिन जब आप पोरीफेरा में, जब आप स्पंजेस की लाइफ में आते हैं तो स्पंजेस क्या होते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। यहां पर सेलुलर लाइफ तो आ जाती है, कई सारे सेल्स स्पंजेस में या पोरीफेरा में आ जाते हैं, लेकिन ये रहते तो आसपास हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। ये हमारे शहर की कल्चर है, यानी यहां पर ये रहते तो हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, ये एक दूसरे के टच में नहीं रहते। इसीलिए इंडिविजुअल डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। हर एक सेल को अपना सारा काम करना पड़ता है, उसको अपने डिफेंस के बारे में भी सोचना है, उसको अपने न्यूट्रिशन के बारे में भी सोचना है, उसको मूवमेंट के बारे में भी सोचना है। सेलुलर लाइफ जो हम कहते हैं या सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर पाया जाता है, वो पाया जाता है, हमने पढ़ा भी है, स्पंजेस में, पोरीफेरेंस में। यहां पर आप देखते हैं यूनिसेलुलर लाइफ है, कहां पर, अमीबा में। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं सिलेंट्रेट्स की, तो यहां पर हाइड्रा की बात जब हम करते हैं तो वहां पर सेल अब आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये एक दूसरे के टच में रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं, वो इसलिए रहना चाहते हैं ताकि ये आपस में बात करके एक दूसरे के टच में रहते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से एक यूनिट बना करके काम कर सकें। और इसीलिए जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां से शुरू हुआ, हाइड्रा से। क्यों शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर पूरे सारे सेल्स एक दूसरे से मिल करके एक यूनिट के रूप में काम करना शुरू कर दिए। क्यों शुरू कर दिए, यह भी एक सवाल हो सकता है।
वो इसलिए शुरू किए क्योंकि यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर की जरूरत थी। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है इसको भी जानना जरूरी है। डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअल में एक बहुत अच्छा फंक्शन करना हो तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अपने इसके बैक साइड में हम अपने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो बैक साइड है, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता दूं, जो हमारा लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है। हमारे सीईओ हैं, हमारे दूसरे उनके नीचे लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग हैं, इसके अलावा आप भी इसका एक हिस्सा हैं। तो इसमें क्या है, सबका अपना अपना एक पार्ट बटा हुआ है और इसी वजह से एक बेहतर काम हम कर पाते हैं। वरना अकेले अगर मान लीजिए मैं ही बन जाता सीईओ, मैं ही बन जाता मार्केटिंग वाला, मैं ही बन जाता टीचर भी, तो क्या यह काम हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो इसीलिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके डिवीजन ऑफ लेबर हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय कर ली। हम पढ़ाएंगे, कोई इसको फंक्शनरी में होंगे, कोई इस सारे लोगों को के ऊपर एक बॉस बन करके रहेंगे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो यहां पर क्या जरूरी था, हाइड्रा से ये चीज शुरू हुई। इसमें हुआ क्या कि यहां पर सेल्स ने जब एक दूसरे के साथ जब बात करना शुरू किया तो इन्होंने तय कर लिया कि हम इतने सेल्स मूवमेंट के लिए काम करेंगे। अब हाइड्रा का देखा होगा आपने, हाइड्रा का फोटो अगर आप बना करके देखेंगे तो इसी चीज को आप सेलुलर लेवल पर फील करें और आपने देखा होगा कि हम नीचे की सेल्स कहती हैं कि हम धीरे धीरे सरकने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आप जानते हैं कि ये जो इससे निकले हुए जो यहां पर फाइबर ये जो इसके जो अपने टेंटिकल्स यहां पर होते हैं, ये सारे के सारे कैप्चरिंग के लिए जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसके भीतर एक कैविटी होती है जो कि फूड को कैप्चर करने की जिम्मेदारी ले लेती है। तो इससे क्या होता है कि एक जगह की सेल्स एक जैसा काम करने के लिए जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो इससे हुआ क्या, डिवीजन ऑफ लेबर की कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और यह हमारे तक आते आते क्या हुआ, बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप हो गया। आपने देखा होगा हम सभी जब अपने सर्वाइवल के लिए कैसे काम करते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक ब्रेन है ना, हमारी बॉडी में ब्रेन है और इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये इसका पूरा फंक्शन कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो यहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें सीएनएस का इनको हम हिस्सा मानते हैं ना, ये सीएनएस के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और इसके बाद आप देखते होंगे इनकी कोई और जिम्मेदारी नहीं है। यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर हमने कर दिया, हमने कह दिया भाई आपकी जिम्मेदारी बस ये, आप हमें आदेश करिए, आप हमें बताते रहिए कि हमें करना क्या है। हम आपको खाना पहुंचा देंगे, हम आपको ऑक्सीजन पहुंचा देंगे, आपका केवल ये जिम्मेदारी, आप हमारे बॉस बन करके काम करिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर यहां पर ब्रेन को दिया गया ना, ब्रेन को इसीलिए दिया गया ताकि बेहतर तरीके से हम काम कर सकें। हम एक सेल के पार्ट नहीं है। ऐसे ही यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाई गई, उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहा गया कि आप सिर्फ खाना बनाइए, आप खाना पचाइए, खाने को डाइजेस्ट करिए, बाकी आपको क्या चाहिए वो हम ब्रेन से पूछ करके आपको देते रहेंगे। ऐसे ही यहां पर रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ सबको ऑक्सीजन पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी दी गई है ऑक्सीजन पहुंचाने की और आप लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाइए, आपको खाना हम पहुंचा देंगे, आपको कब काम फास्ट करना है, स्लो करना है, ये ब्रेन बता देगा। बात समझ रहे होंगे अब आप फील कर सकते हैं उस चीज को कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अगर ये ना हो तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास कोई पैरालाइज पर्सन हो, उनकी लाइफ पूरी तरीके से मौत के करीब हो जाती है, मौत से भी बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटेड फंक्शन बॉडी के खराब हो जाते हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि अगर ब्रेन का कोऑर्डिनेशन ना हो पाए तो हमारी बॉडी के पूरे जो अपने फंक्शंस हैं बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। एज ए डॉक्टर आपको बहुत सारे मामले देखने को मिलेगा, तो इसको आपको एज ए मेडिकल स्टूडेंट बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं कि यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम आगे और अच्छे से बात करेंगे। यहां पर नर्वस सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, वो होती है हाइड्रा से। हाइड्रा पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था या फिर पहला ऐसा एनिमल लाइफ है जहां पर हम नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं, नर्व के नेक्सस के बारे में पता चलता है। लेकिन ब्रेन नहीं डेवलप था, यानी एक दूसरे से बात करते थे लेकिन प्रॉपर एक पूरा उसका हब नहीं तैयार था। हब जैसी चीज आप समझ सकते हैं, एक हब लाइक कुछ भी बात यहां पर नहीं थी। बाद में चल करके जो आगे आप देखेंगे एनालिड्स में, इंसेक्ट्स में
और आगे बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे और ज़्यादा कोऑर्डिनेट होने लगा और यहाँ पर देखेंगे ब्रेन जो है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का पार्ट बनता गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब आप सोचेंगे कि एनालिट्स के पास भी ब्रेन है और कॉकरोच के पास भी ब्रेन है, हमारे पास भी ब्रेन है, तो फायदा क्या है, हम कैसे अलग हैं? बहुत अलग हैं हम। एक्चुअल में जो लोअर एनिमल की जो ब्रेन होती है वो सिर्फ 2 ही 3 चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती है, रिस्पायरेशन को, फूड को और सेक्स को, जबकि हमारे ब्रेन में इससे ऊपर भी चीज़ें होती हैं। हम सोच सकते हैं, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, हम नए आइडियाज़ बना सकते हैं, इसलिए इंसान सबसे ऊपर है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम नए आइडियाज़ को लेकर के आएं, अपने ब्रेन के उस हिस्से का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खैर ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको समझना होगा कि धीरे धीरे हाइड्रा से आगे बढ़ते हुए एक प्रॉपर जोन बनाया गया बॉडी में, जिसकी जिम्मेदारी वहां सिर्फ नर्व सेल्स का कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसको ब्रेन कहते हैं। वो धीरे धीरे एनालिट्स में, फिर उसके बाद आप और आगे जाते इंसेक्ट्स में ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है और हमारे तक आते आते बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम पर अब हम चलते हैं, जिसके बारे में हमें अल्टीमेटली बात करनी है। तो जब आप ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम आप कह लें, दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो जो सेंटर में कोऑर्डिनेशन के लिए जो बॉस बैठे हुए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो हैं वो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपको समझना होगा इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉडी के बाकी सारे हिस्से में नर्व की नेट होती है, नर्व की जाल होती है। वो नर्व की जाल कैसी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सब कुछ है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, आप बात को समझें। हमारी बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा सब कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, बाहरी नर्वस सिस्टम। इसमें भी कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो हमसे पूछ करके जाते हैं। क्या होता है, कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो हमसे पूछ करके पहुंचते हैं, जाते हैं, जबकि कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो हमारी जानकारी के ही आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि खाना पहुंच गया आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या अब हम डाइजेशन के लिए पेरिस्टालसिस स्टार्ट करें। तो पता चले कि आज आप मम्मी से नाराज हैं तो आपने कह दिया नहीं, बिल्कुल नहीं करना, आज मैं पेरिस्टालसिस नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप खाना खाते हैं तो आपके बिना जानकारी के ही पेरिस्टालसिस शुरू हो जाती है। आपके सामने कोई मुश्किल आ जाए, मान लीजिए कोई डॉग है जो बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, तो आपके सामने एक दिक्कत आई तो ये नहीं होता है कि आपसे पूछा जाएगा क्या हम रिस्पायरेशन बढ़ाएं, क्या हम लेग्स की मसल्स की एक्टिविटी को तेज कर दें। ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें अपने आप भी होती हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर तुरंत एक्टिवेट होगा और रिस्पायरेशन की रेट बढ़ा करके ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स को बढ़ा देता है। यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी बिना जानकारी के होते हैं, अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। अगर वो हमारी जानकारी में होते तो हम पूरे दिन परेशान रहते। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, हमें टेंशन से दूर रखने के लिए बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चलती रहती जिसका हमें पता ही नहीं चलता। हम सांस लेते क्या कभी सोच करके लेते हैं? नहीं। क्या हम डाइजेशन के लिए जो भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज चलती हैं 24 आवर्स क्या हमसे पूछ करके होती है? नहीं। ये ऐसे पार्ट हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिस पर हमारा कुछ भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ये अपने आप हमारे ब्रेन का ट्यूनिंग सेंटर जो है वो उसको तय करता है कि स्पीड बढ़ाना है तो हमारे बॉडी में अपने आप ही अंदर हो जाता है, अगर स्पीड घटाना है तो अपने आप होता रहता है। तो अपने अभी आगे डिस्कस भी हम करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये 2 पार्ट होते हैं जो बॉडी के भीतर अपने आप होने वाले जो एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को मुसीबत या फिर दिक्कत के समय कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रेरित करता है। उन सारी चीज़ों की ज़रूरत जो होती है, कोई ऐसी समस्या आ रही है, अचानक कोई मुसीबत है तो उसको कैसे कोप अप करना है, उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे अलग काम करता है। वो रिलैक्स के मूड में कैसे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को
रिलैक्स रखना है, उसके लिए काम करता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब इसके अलावा तमाम ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारी जानकारी में होती हैं। स्केलेटल मसल्स से कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, स्किन से कोई इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो ये किसके पार्ट हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जैसे हम देख रहे हैं तो हम अपने हिसाब से देख करके चीज़ों को पहुंचाते हैं ना। हमारे स्किन पर कोई भी अगर यहाँ मूवमेंट हो रहा है तो हम ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमें पता भी होता है कोई मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे मसल्स के कोऑर्डिनेशंस के लिए भी जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा, जो हमारी जानकारी में चल रहे होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत सारे सिग्नल हमारी जानकारी में आते जाते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे सिग्नल हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो जिनके बारे में हमें पता नहीं होता वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और जिसके बारे में हमें पता है वो है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट। तो नर्वस और न्यूरल दोनों ही चीजें एक ही हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एक बात और समझना होगा कि ब्रेन का जो या पूरी बॉडी में ये जो नेक्सस है कोऑर्डिनेशन का, उसको चलाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाई गई, एक खास तौर पे सेल्स बनाई गई जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो कैसे पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, वो कैसे बंडल बनाते होंगे, इन सारी चीजों को हम बात करेंगे। हम बात करेंगे नर्व फाइबर्स के बारे में, हम बात करेंगे अफरेंट और इफरेंट फाइबर्स के बारे में, हम बात करेंगे सेंसरी फाइबर्स के बारे में, मोटर फाइबर्स के बारे में, मिक्स्ड फाइबर्स के बारे में। इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में बॉडी का ये सारा कोऑर्डिनेशन किस तरीके से चलता है और कौन सी सेल्स है जो इन सारे कामों को, इन सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे हमारे एक जाइगोट से बनने वाली एक सिंगल सी सेल से इतने सारे मॉडिफिकेशन हुए। किसी को रेस्पिरेशन की जिम्मेदारी दे दी गई है ना, किसी जोन में रेस्पिरेशन की जिम्मेदारी दे दी गई, किसी हिस्से में डाइजेशन की जिम्मेदारी दे दी गई, किसी हिस्से में नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दे दी गई, कुछ लोगों को सेक्सुअल फंक्शन की जिम्मेदारी दे दी गई, जबकि सारे बने थे किससे? एक जाइगोट से। तो ये जाइगोट से कैसे अलग अलग डायरेक्शन में काम हुआ, इन सारी चीजों को तो हम अलग अलग फिजियोलॉजी के टॉपिक में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हमारा टॉपिक होगा कि कैसे ये जाइगोट जैसी सिंगल सेल से किस तरीके से ये मॉडिफाई हुआ नर्वस सिस्टम क्या करता है, किस तरीके से काम करता होगा। इस पूरी दुनिया में हम नर्वस सिस्टम में वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, उसको अगले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे।